झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बुधवार को झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में शीतकालीन सत्र आहूत करने सहित कुल 18 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि नेतरहाट स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में संविदा पर नियुक्त 24 शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने देश में बने 3 नए आपराधिक कानून के तहत ई-साक्ष्य और ई-समन को राज्य में मान्यता दे दी है। इसके अलावा इंडिया रिजर्व के बटालियन नियुक्ति में शारीरिक दक्षता में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत 1600 मीटर की दौड़ पुरुषों के लिए 6 मिनट और महिलाओं के लिए 10 मिनट का निर्धारित किया गया है। कैबिनेट ने देसी मांगुर मछली को राज्य का राजकीय मछली घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत इस मछली को संरक्षित किया जाएगा। कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए झारखंड राज्य पुलिस रेडियो के लिए नियुक्ति नियमावली में संशोधन की मंजूरी प्रदान की है। वहीं गिरिडीह जमुआ सड़क के लिए राशि की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गारंटी मोचन निधि के संचालन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से जारी अधिसूचना के प्रारूप पर सहमति दी गई। झारखंड में रेल हादसा, दीवार तोड़ खड़ी ट्रेन से टकराई मालगाड़ी, एक दूसरे पर चढ़े डिब्बे। झारखंड के सरायकेला जिले के आदित्यपुर में बुधवार को सुबह के वक्त एक बड़ा रेल हादसा टल गया। बताया जाता है कि शर्मा बस्ती की ओर से बिना इंजन की आ रही एक तेज स्पीड मालगाड़ी यार्ड में अचानक बेकाबू होकर दीवार तोड़ते हुए दूसरी खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। घटना सुबह करीब 9:45 पर हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसकी वजह से दोनों ट्रेनों के कई डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए और यार्ड की दीवार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के समय यार्ड में काम कर रहे मजदूरों के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि लोग बाल बाल बच गए। काम कर रहे सभी लोग समय रहते सुरक्षित स्थान पर चले गए, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टकराने वाली मालगाड़ी बिना इंजन के पटरियों पर दौड़ रही थी। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि ब्रेक फेल या तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ। रेल प्रशासन को सूचना मिलने के बाद तुरंत वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी टीम और स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। रेलवे प्रशासन ने इस मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया है, जो ये पता लगाएगी कि बिना इंजन के मालगाड़ी कैसे दौड़ने लगी। ये स्पेशल जांच टीम पता लगाएगी कि हादसे के पीछे मूल कारण क्या है। राहत की बात यह है कि हादसे में जान माल की कोई क्षति नहीं हुई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कंट्रोल खोने वाली मालगाड़ी के डिब्बों को हटाकर जल्द से जल्द रेल परिचालन बहाल करने का काम जारी है। झारखंड स्थापना दिवस में राज्यवासियों के लिए बड़ा तोहफा, 5,992 करोड़ की 166 योजनाओं का होगा शिलान्यास। झारखंड सरकार अपने 25वें स्थापना दिवस के मौके पर राज्यवासियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 नवंबर को रांची में होने वाले मुख्य समारोह में कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं, डिग्री कॉलेज, अस्पताल और अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 5,992 करोड़ की 166 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। रांची में अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही, 4 गिरफ्तार, 100 लीटर स्पिरिट व 120 लीटर अवैध शराब जब्त। सहायक आयुक्त उत्पाद रांची के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को उत्पाद विभाग ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। इस दौरान कुल 4 अभियुक्तों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अभियुक्त को 100 लीटर स्पिरिट के साथ पकड़ा गया। वहीं एक अन्य आरोपी फरार हो गया, जिसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने नामकुम थाना क्षेत्र के महावीर टोला लोवाढ़ी से विवेक कुमार को भारी मात्रा में 100 लीटर अवैध स्पिरिट के साथ गिरफ्तार किया। इसके बाद सदर अंचल क्षेत्र से मनोज कुजूर को अवैध चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अवैध चुलाई शराब पाए जाने पर आरोपी मुनि देवी के खिलाफ फरार होने का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही कुटियातू क्षेत्र से मुकेश महतो और एयरपोर्ट थाना क्षेत्र से राजेश साहू को अवैध चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास बिजली पोल में लगी आग। धनबाद शहर के हिरापुर कोट मोड़ स्थित रणधीर वर्मा चौक के समीप बुधवार को बिजली पोल में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग की लपटें तेज हो गईं, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ी अनहोनी टल गई। गनीमत रही कि आग की लपटें पोल के पास स्थित भूंजा और फल की दुकानों तक नहीं पहुंची। पास में ही स्थित रजिस्ट्री ऑफिस भी सुरक्षित बच गया, वरना नुकसान काफी बड़ा हो सकता था। फिलहाल बिजली विभाग ने शॉर्ट सर्किट के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है।
स्वास्थ्य मंत्री की सख्ती के बाद चतरा सिविल सर्जन कार्यालय में बड़ा बाबू निलंबित। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की सख्ती के बाद चतरा जिले के सिविल सर्जन कार्यालय में कार्यरत एक बड़ा बाबू को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्यवाही मरीजों की फाइलें लंबे समय तक रोक कर रखने और कार्य में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में की गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने मुख्य सहायक भानु ज्योति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। भानु ज्योति लंबे समय से सिविल सर्जन कार्यालय में मुख्य सहायक के पद पर कार्यरत थे और उनके जिम्मे मुख्यमंत्री बीमारी सहायता निधि CMBNN व PCPNDT जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की फाइलें थीं। जानकारी के अनुसार भानु ज्योति ने 1 दर्जन से अधिक गंभीर मरीजों की फाइलें अनावश्यक रूप से रोक रखी थीं। मुख्यमंत्री बीमारी सहायता निधि के तहत गरीब और गंभीर मरीजों को सरकार इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि अस्पताल के खाते में भेजती है। सिविल सर्जन के बार-बार निर्देश के बावजूद भानु ज्योति इन फाइलों का निपटारा नहीं कर रहे थे। इस मामले की शिकायतें सीधे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी तक पहुंची। कुछ दिन पहले मंत्री ने एक मरीज की शिकायत पर सिविल सर्जन को फोन कर फाइलें लटकाने के मामले में फटकार लगाई थी। इसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन जवाब असंतोषजनक पाया गया। लापरवाही साबित होने पर डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने भानु ज्योति को निलंबित करते हुए उनका पदस्थापन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टंडवा में कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमों के अनुसार भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। इस कार्यवाही पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मरीजों की फाइलें रोककर उन्हें परेशान करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का सिस्टम जनता की मदद के लिए है, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए। बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा का मामला हाईकोर्ट गंभीर, CS को झालसा के सुझावों पर विचार करने की सलाह। झारखंड में महिला और बच्चियों के साथ होने वाले दुष्कर्म, प्रताड़ना, छेड़खानी जैसे मामलों को रोकने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने मुख्य सचिव से महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध को रोकने और सुरक्षा को लेकर झारखंड सर्विस लीगल अथॉरिटी यानी झालसा के सुझाव पर विचार करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि सुनवाई के दौरान झालसा की ओर से कोर्ट को वर्ष 2024 के सुझावों का हवाला दिया गया। दरअसल झालसा ने कोर्ट के समक्ष महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध रोकने और सुरक्षा को लेकर सुझाव दिए थे, लिहाजा झालसा चाहती है कि उन सुझावों पर अमल हो। वहीं राज्य सरकार की ओर से निजी और सरकारी स्कूलों से जुड़े 25 सूत्री चेकलिस्ट प्रस्तुत किए गए। इस पर कोर्ट ने सभी स्कूलों के हिसाब से चेकलिस्ट तैयार करने को कहा ताकि स्कूलवार बच्चों की सुरक्षा का विवरण स्पष्ट हो सके। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने सुरक्षा से जुड़े टेबुलर चार्ट को स्पष्ट बताया। कहा गया कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी क्या क्या कमियां हैं, इसका पता नहीं चल पा रहा है। बता दें कि पूर्व की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि रांची के निजी और सरकारी बालिका स्कूलों के संचालन के दौरान बच्चियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इस वजह से स्कूल अनुपालन चेकलिस्ट भरना था। कोर्ट ने 25 तरह की सूचनाओं को स्कूल प्रबंधन द्वारा मुहैया कराने को कहा था। उस दौरान स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद धनबाद में चौकसी बढ़ी, सीमावर्ती इलाकों में कड़ी निगरानी। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद धनबाद पुलिस अलर्ट मोड में है। जिले भर में चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। होटल, लॉज, रैन बसेरा से लेकर सड़कों और सार्वजनिक स्थलों तक पुलिस की विशेष टीमें जांच अभियान चला रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल से लगी झारखंड की सीमा पर विशेष वाहन जांच अभियान तेज कर दिया गया है। SSP प्रभात कुमार के निर्देश पर बुधवार को मैथन के डीबूढी चेकपोस्ट पर पुलिस ने गहन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान पश्चिम बंगाल से आने वाले 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की बारीकी से जांच की गई। पुलिसकर्मियों ने वाहनों के कागजात, डिक्की और सामान की तलाशी ली। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बॉर्डर इलाके में सामान्य दिनों में भी वाहन जांच अभियान चलता रहता है, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर इसे और सघन किया गया है। हर संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस की नजर है। रांची पुलिस की सघन जांच में कार से 15 लाख रुपए जब्त। दिल्ली में हुए हालिया ब्लास्ट के बाद झारखंड की राजधानी रांची की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। SSP राकेश रंजन के निर्देश पर ग्रामीण और सिटी SP के नेतृत्व में शहर भर में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत बुधवार की रात पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रातू रोड स्थित मॉल ऑफ रांची के पास जांच के दौरान एक कार से 15 लाख रुपए की बड़ी रकम जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस ने कार चालक और उसमें मौजूद लोगों से इस राशि के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ये जांच कर रही है कि ये पैसा वैध है या अवैध और इसका स्रोत क्या है। CM हेमंत सोरेन ने ब्लड डोनेट कर की रक्तदान अभियान की शुरुआत, सभी से की भाग लेने की अपील। झारखंड गठन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने आज 12 नवंबर से राज्य स्तरीय रक्तदान कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो 28 नवंबर तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष अभियान की शुरुआत झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद रक्तदान कर किया।
रक्तदान शिविर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने रक्तदान कर लोगों से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्तदान महादान है जिसमें हर किसी को भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने खुद रक्तदान किया है और स्वास्थ्य मंत्री ने भी ब्लड डोनेट किया है। पूरे राज्य में यह अभियान 28 नवंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान राज्य के गरीबों और जरूरतमंदों के लिए जीवन दान का काम करेगा। उन्होंने इस मौके पर पत्रकारों से भी रक्तदान के लिए अपील करते हुए कहा कि मीडिया के साथी भी इस अभियान में हिस्सा लें और रक्तदान जरूर करें। इधर विशेष रक्तदान कार्यक्रम के दौरान प्रोजेक्ट भवन में आज बड़ी संख्या में सचिवालय कर्मियों ने ब्लड डोनेट किया। सचिवालय को इसके लिए विशेष रूप से सजाया गया था और जगह जगह बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक किया जा रहा था। कैबिनेट की बैठक के बाद झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। आज गांव, टोला, पंचायत सभी जगह सरकार की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब गांव से ही हम लोग विकास की लकीर खींचना प्रारंभ करेंगे। झारखंड स्थापना दिवस को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 साल पूरे होने जा रहे हैं और अब झारखंड नई ऊर्जा, नई सोच और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। हमारे लिए गर्व की बात है कि एक युवा झारखंड के रूप में 25वें साल के पड़ाव पर आकर झारखंड खड़ा है। इस 25वें साल को लेकर चर्चा बना हुआ है और कई बदलाव के साथ ये झारखंड आगे बढ़ेगा और विकास की ऊंचाइयों को भी छुएगा। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के लिए JSCA सदस्यों को निःशुल्क टिकट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच 30 नवंबर 2025 को JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची में खेला जाएगा। इस मैच के लिए झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA अपने लाइफ मेंबर और एफिलिएटेड यूनिट्स को निःशुल्क टिकट, कॉम्प्लीमेंट्री टिकट प्रदान करेगा। सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपना JSCA पहचान पत्र या वैध ID साथ लेकर निर्धारित तिथि और स्थान पर टिकट प्राप्त करें। देशी मांगुर को राजकीय मछली घोषित किया गया। सिपाही भर्ती में दौड़ का नियम बदला। विधानसभा सत्र 5 से 11 दिसंबर तक। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित औपबंधिक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में राज्य के 24 जिलों में स्थित मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में विज्ञान और गणित के विषयों के लिए एक प्रयोगशाला यानी लैब स्थापित की जाएगी। प्रत्येक लैब पर करीब 20 लाख रुपए खर्च होंगे। देवघर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर लगभग 113 करोड़ रुपए की लागत से एक 4 स्टार होटल का निर्माण किया जाएगा। नितरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। एक अन्य प्रस्ताव में 24 शिक्षकों और कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की सिफारिशों पर अब देसी मांगुर मछली को झारखंड के लिए राजकीय मछली स्टेट फिश घोषित किया गया है, जैसा कि अन्य राज्यों में होता है। सिपाही भर्ती की नियमावली में संशोधन किया गया है। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि महिलाओं के लिए यही दूरी 10 मिनट में तय करनी होगी। पुरानी नियमावली में पुरुषों के लिए 8 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 4 किलोमीटर की लंबी दौड़ निर्धारित थी। कैबिनेट में ई-साक्ष्य और ई-समन से संबंधित मॉडल गाइडलाइंस को भी मंजूरी दी। साथ ही पथ निर्माण विभाग के कई अन्य प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई। बैठक में लातेहार जिले के चंदवा में 147 एकड़ जमीन हिंडाल्को को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। खेलो झारखंड के तहत राज्य स्तरीय क्रिकेट चयन प्रक्रिया संपन्न। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से खेलो झारखंड कार्यक्रम के तहत अंडर 19 बालक और बालिका क्रिकेट टीम के लिए राज्य स्तरीय चयन ट्रायल रांची के साउथ रेलवे कॉलोनी मैदान चूटिया में आयोजित किया गया। राज्य के अलग अलग जिलों से 325 खिलाड़ी, 258 बालक और 67 बालिका इस ट्रायल में शामिल हुए। खिलाड़ियों ने पूरे जोश के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए सोरेंग ने कहा कि ट्रायल में खिलाड़ियों का उत्साह और खेल कौशल देखकर खुशी हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे बच्चों को आगे लाना है जो भविष्य में राज्य और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को 21 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद झारखंड की अंतिम अंडर 19 टीम बनेगी, जो राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता SGFI में हिस्सा लेगी। अंडर 19 बालक वर्ग की प्रतियोगिता 5 से 9 दिसंबर 2025 को रोहतक, हरियाणा में और बालिका वर्ग की प्रतियोगिता 1 से 6 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश में होगी। दिल्ली धमाके के बाद देवघर में भी बढ़ी सतर्कता। रेलवे पुलिस की संदिग्धों पर पैनी नजर। बीते सोमवार को दिल्ली बम धमाके के बाद धार्मिक राजधानी कहे जाने वाली देवघर में भी विशेष चौकसी बढ़ती जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड पर हैं। रेलवे स्टेशन समेत शहर के प्रमुख स्थानों पर निगरानी और चेकिंग बढ़ा दी गई है। देवघर स्टेशन पर यात्रियों से लेकर स्टेशन मास्टर तक सभी सुरक्षा को लेकर सजग दिखे।
देवघर स्टेशन के साथ साथ जसीडीह स्टेशन, मधुपुर स्टेशन पर भी सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। आने जाने वाले हर नागरिकों पर रेलवे प्रबंधन और प्रशासन की नजर बनी हुई है। देवघर, जसीडीह और मधुपुर में आने वाले यात्रियों ने बताया कि जिस तरह से आतंकवादियों की गतिविधि बढ़ी है, इससे कहीं न कहीं मन में डर बना रहता है। लेकिन जिस तरह से देवघर प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है, इससे यात्री राहत की सांस ले रहे हैं। यात्रियों ने बताया कि दिल्ली की घटना के बाद यहां जांच और सतर्कता पहले से अधिक दिखाई दे रही है। लोगों में भरोसा और सुरक्षा की भावना बनी हुई है। सुरक्षा में स्थापित देवघर स्टेशन के स्टेशन मास्टर दिनकर झा, मधुपुर स्टेशन के मास्टर रविशेखर और जसीडीह स्टेशन के मास्टर शैलेश शंकर और आरपीएफ के इंचार्ज शिवशंकर सिंह ने बताया कि सभी स्टेशनों पर रेलवे ट्रैक की निगरानी की जाती है। इसके अलावा स्टेशन पर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखा जाता है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने भी सभी चौक चौराहों और स्टेशन क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग लगातार जारी है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या आशंका को तुरंत रोका जा सके। दिल्ली में धमाके के बाद भले देवघर में स्थिति पूरी तरह सामान्य है, लेकिन जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाकर यह संदेश दे दिया है कि सुरक्षा के मामले में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। बता दें कि देवघर और जसीडीह में हर दिन सैकड़ों ट्रेनों का परिचालन होता है और पूरे देश से यहां पर द्वादश ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम का दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं। धनबाद के बागमारा में कोल माइंस पोखरिया से वृद्ध महिला का शव बरामद। बागमारा के बरौरा थाना क्षेत्र के बीसीसीएल मुराई डी कोलरी स्थित कोल माइंस पोखरिया में बुधवार को एक वृद्ध महिला का शव तैरता मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर बरौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। माइनिंग पोखरिया होने के कारण शव को निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH धनबाद भेज दिया। मृतका की पहचान मुराई डी कॉलोनी निवासी शैबून खातून 75 वर्ष के रूप में की गई। परिजनों ने बताया कि शैबून खातून करीब 15 दिन पहले लापता हो गई थी, जिसकी सूचना बरौरा थाना को दी गई थी। वहीं बरौरा पुलिस ने बताया कि मामला संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि महिला की मौत दुर्घटनावश हुई है या इसके पीछे कोई और वजह है। रांची नगर निगम ने नक्शा उल्लंघन के कारण अपर बाजार में भवन किया सील। रांची नगर निगम ने वार्ड संख्या 21 अपर बाजार स्थित अशोक कुमार जैन के भवन को नक्शा उल्लंघन और नियम विरुद्ध निर्माण के मामले में सील करने का आदेश दिया है। नगर निगम को इस भवन के नक्शा विचलन की शिकायत मिली थी। जांच में पाया गया कि भवन का स्वीकृत नक्शा आवासीय उपयोग के लिए था, लेकिन मौके पर B+G+3 मंजिला वाणिज्यिक भवन बनाया जा रहा था। ये स्पष्ट रूप से नक्शा उल्लंघन का मामला था। इस पर 24 अक्टूबर 2025 को अपर प्रशासक के न्यायालय से भवन निर्माण रोकने का आदेश जारी किया गया था। इसके बाद भी निर्माण कार्य जारी रहा। दोबारा जांच में ये बात सामने आने पर नगर निवेश शाखा ने रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर अपर प्रशासक ने भवन को सील करने का निर्देश दिया। ये कार्रवाई झारखंड नगर पालिक अधिनियम 2011 की धारा 437(4) के तहत की गई है, जिसके अनुसार यदि नगर आयुक्त या पदाधिकारी के आदेश का पालन नहीं किया जाता तो संबंधित अधिकारी भवन को सील कर या आवश्यकता कार्रवाई कर सकता है। 27 लाख के अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। कार में छिपाकर कर रहे थे तस्करी। चतरा जिले में अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 किलो 472 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक कार और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। दरअसल पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए सिमरिया SDPO शुभम कुमार खंडेलवाल के नेतृत्व में पत्थलगाड़ा थाना प्रभारी राकेश कुमार और ASI विजय कुमार सहित सशस्त्र बलों की एक संयुक्त टीम ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्करों को 5 किलो 472 ग्राम अवैध अफीम की खेप के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों के पास से तस्करी में प्रयुक्त एक कार और विभिन्न कंपनियों के 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। गिरफ्तार तस्कर विक्रम कुमार गिद्धौर थाना क्षेत्र के अमीन गांव का निवासी है, जबकि दूसरा तस्कर राजन कुमार सदर थाना क्षेत्र के उंटा मोड़ का निवासी है। गिरफ्तार तस्कर विक्रम पूर्व में NDPS एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश के बरेली में जेल की हवा खा चुका है। SP सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि पत्थलगढ़ा थाना क्षेत्र के बंदरचुआ स्थित संतोषी माता मंदिर के रास्ते कुछ लोगों द्वारा 4 पहिया वाहन में अवैध मादक पदार्थ की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सिमरिया SDPO शुभम कुमार खंडेलवाल के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया, ताकि सूचना की पुष्टि कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान टीम में शामिल अधिकारियों और जवानों ने वाहन से 5 किलो 472 ग्राम अवैध अफीम और विभिन्न कंपनियों के 2 मोबाइल फोन जब्त किए। SP ने बताया कि अफीम जब्त होने के बाद वाहन में सवार विक्रम और राजन को भी हिरासत में ले लिया गया। तस्करों से बरामद अफीम का बाजार मूल्य लगभग 27 लाख रुपए है। पूछताछ के बाद दोनों तस्करों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
बोर्ड परीक्षा में बेहतर करने के लिए छात्रों को मिला मार्गदर्शन। झारखंड अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक संघ जिला इकाई रांची की ओर से बुधवार को संत जॉन्स उच्च विद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला 2026 में आयोजित माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को सुदृढ़ बनाने एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के उद्देश्य से आयोजित की गई। इसमें रांची जिले के 28 अल्पसंख्यक विद्यालयों से चयनित 5 श्रेष्ठ विद्यार्थी एवं 2 शिक्षक प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्य अतिथि रांची जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार ने विद्यार्थियों की सफलता के मार्गदर्शन प्रदान किया और परीक्षा की प्रभावी तैयारी के लिए उपयोगी सुझाव दिए। फादर इग्नेशियस लकड़ा ने सफलता का मंत्र बताते हुए चरित्र निर्माण, नैतिकता, आदर्श व्यक्ति एवं जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। रिम्स जीबी बैठक में टकराव के सुर, संजय सेठ बोले मंत्री निदेशक विवाद से बिगड़ रही व्यवस्था। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स को राज्य का मॉडल हॉस्पिटल बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को रिम्स की गवर्निंग बॉडी की 63वीं बैठक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सांसद संजय सेठ, विधायक सुरेश बैठा, रिम्स निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मरीजों की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में वेंटिलेटर की कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया कि किसी मरीज की जान उपकरणों की कमी से नहीं जानी चाहिए। निर्णय लिया गया कि रिम्स को 100 नए वेंटिलेटर तत्काल उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही एक मानवीय निर्णय लेते हुए तय किया गया कि रिम्स में मरीज की मृत्यु होने पर परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए 5000 की सहायता राशि दी जाएगी। ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्पष्ट कहा कि अब फैसले सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जमीन पर परिणाम दिखेंगे। उन्होंने कहा कि हर कार्य नियमों और पारदर्शिता के साथ होगा। डॉक्टरों की उपस्थिति, निजी प्रैक्टिस पर रोक, ओपीडी अनुशासन और सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। बैठक में यह भी तय किया गया कि अगली जीबी बैठक में रिम्स के नए भवन, डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम और पेशेंट फैसिलिटेशन सेंटर पर चर्चा की जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य रिम्स को आने वाले महीनों में झारखंड का मॉडल हॉस्पिटल बनाना है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स केवल एक अस्पताल नहीं, बल्कि झारखंड की जनता की उम्मीदों का केंद्र है। हमारा उद्देश्य इसे देश के सर्वश्रेष्ठ और आधुनिक अस्पतालों की श्रेणी में लाना है। उन्होंने कहा कि इलाज केवल सुविधा नहीं, बल्कि सेवा और संवेदना का प्रतीक बने। हर मरीज को सम्मान, हर परिवार को विश्वास और हर जरूरतमंद को सहारा मिलना ही सरकार का संकल्प है। बैठक के बाद रक्षा राज्य मंत्री सांसद संजय सेठ ने कहा कि रिम्स निदेशक और स्वास्थ्य मंत्री के बीच चल रहा विवाद रिम्स की व्यवस्था को लगातार बिगाड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि जब तक इस विवाद को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर नहीं आ सकेगी। संजय सेठ ने आरोप लगाया कि रिम्स में कोई भी काम नहीं हो रहा है और आम मरीजों को सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गुमला में 10 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, गढ़वा से लाकर कर रहे थे बिक्री। ब्राउन शुगर की तस्करी के आरोप में गुमला पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने गुमला के चेटर मैदान से तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से 200 पैकेट ब्राउन शुगर, 50 ग्राम ब्राउन शुगर की अलग पुड़िया, 3 मोबाइल फोन और 14,150 रुपए नगद बरामद किया है। एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि एसपी को ब्राउन शुगर की खरीद फरोख्त के संबंध में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। जैसे ही पुलिस की टीम सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए गुमला के चेटर मैदान पहुंची, 3 व्यक्तियों ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस बल की मदद से तीनों को चाह मैदान में पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में गुमला के केदानी बगान के बादल साहू, गुमला के लक्ष्मण नागर के विकास कुमार बैठा और लोहरदगा के भंडरा के रहने वाले सुनील प्रजापति शामिल हैं। तलाशी लेने पर बादल साहू के पास से एक पीले रंग के बैग में 200 पैकेट ब्राउन शुगर, एक नीले रंग का कपड़ा, एक भूरे रंग का शॉल, 2 मोबाइल और 14,150 रुपए नगद बरामद किया गया। साथ ही विकास कुमार बैठा के पास से एक मोबाइल और 50 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ये ब्राउन शुगर गढ़वा के तिलदाग भीड़ निवासी अंकित कुमार से खरीदी थी। वे इसे गुमला के अन्य क्षेत्रों में बेचने के लिए ले जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने बादल साहू, विकास कुमार बैठा और सुनील प्रजापति को विधिवत गिरफ्तार कर लिया। बरामद सभी सामानों को जब्त कर लिया गया। साथ ही तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
एमबीबीएस में नामांकन लेने वाली छात्रा का जाति प्रमाण पत्र निकला फर्जी। धोखाधड़ी के तहत कार्रवाई की तैयारी। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में एसटी कोटे से नामांकन के लिए पहुंची एक छात्रा का जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। यही नहीं, जाति प्रमाण पत्र की सत्यता के लिए उसने जो प्रबंधन को अपना शपथ पत्र दिया था वो भी फर्जी निकला। मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रा के खिलाफ धोखाधड़ी की कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है। दरअसल 8 नवंबर में सुचारिता दत्ता नाम की एक छात्रा एसटी कोटे से नामांकन के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंची थी। उसके द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र मेडिकल कॉलेज को दिया गया था, प्रबंधन को उस पर शंका हुई, जिसके बाद छात्रा से शपथ पत्र मांगा गया। शपथ पत्र के माध्यम से उसने अपनी जाति प्रमाण पत्र को सही ठहराया। शपथ पत्र गोड्डा सीओ के दफ्तर से बना था। प्रबंधन को शंका होने के बाद जाति प्रमाण पत्र से संबंधित कागजात गोड्डा सीओ को भेजे गए। जांच पड़ताल के बाद गोड्डा सीओ ने मेल के जरिए प्रबंधन को जाति प्रमाण पत्र और शपथ पत्र दोनों फर्जी होने की जानकारी साझा की। छात्रा द्वारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का शपथ पत्र भी दिया गया, जिसके बाद छात्रा का नामांकन लिया गया। विशेष दूत के माध्यम से गोड्डा सीओ के पास जाति प्रमाण पत्र और शपथ पत्र सत्यापन के लिए भेजा गया। मेल के जरिए गोड्डा सीओ कार्यालय से बताया गया कि दोनों दस्तावेज फर्जी हैं, जिसके बाद तत्काल छात्रा का नामांकन रद्द कर दिया गया है। छात्रा की पढ़ाई पश्चिम बंगाल की बांकुड़ा जिले से हुई है। जाति का दावा उसने गोड्डा जिले से किया था। आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने की बात डॉक्टर गणेश कुमार ने कही है। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटें हैं, जिसमें 98 सीटों पर नामांकन हो चुका है। 2 सीट खाली हैं। उन्होंने छात्रों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि गलत का सहारा ना लें। यदि कोई गलत करेगा तो इसके लिए दंड झेलना पड़ेगा। ऐसे मामलों में जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। उनका करियर भी बर्बाद हो जाता है। रक्षा राज्य मंत्री का बड़ा आरोप। स्वास्थ्य मंत्री और निदेशक के बीच विवाद से बर्बाद हो रही रिम्स की व्यवस्था। सीएम से हस्तक्षेप की मांग। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के शासी परिषद की 63वीं बैठक में शामिल होने के बाद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रिम्स निदेशक और मंत्री के बीच विवाद के कारण रिम्स की व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हस्तक्षेप की मांग करते हुए संजय सेठ ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और रिम्स निदेशक के बीच विवाद व्यवस्था को बिगाड़ रहा है, जिससे राज्य की बीमार आबादी रिम्स में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रही है और कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इसका समाधान करना चाहिए। रिम्स शासी परिषद की बैठक के बाद रक्षा मंत्री संजय सेठ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्री और शासी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स में कोई विवाद नहीं है। हम बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर से संबंधित नियमावली में बदलाव किया जाएगा। इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी। इरफान अंसारी ने बताया कि आज की बैठक में नेट मशीन और वेंटिलेटर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कुछ लोग रिम्स को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा राज्य मंत्री बैठकों में कुछ और मीडिया के सामने कुछ और कहते हैं। रिम्स निदेशक ने भी कहा कि कोई विवाद नहीं हुआ है, कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई है और हम सब कुछ बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शेल्टर होम को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। आज की जीबी बैठक में अपर मुख्य सचिव AK सिंह, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और कांके विधायक सुरेश बैठा भी मौजूद थे। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार पर 50,000 का जुर्माना लगाया। कहा, जुर्माने की राशि दोषी अधिकारी से वसूली जाए। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य सरकार की अपील याचिका खारिज करते हुए सरकार पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। अदालत ने जुर्माने की राशि प्रतिवादी को देने और 6 महीने के अंदर दोषी अधिकारी से राशि की वसूली करने का निर्देश दिया है। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सरकार ने पीठ में अपील दाखिल की थी। एकल पीठ में अखिलेश प्रसाद ने याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि बिहार विभाजन के बाद वह झारखंड में प्रशासनिक सेवा में आए थे। उनका पदस्थापन वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। एकल पीठ ने उनके पक्ष में फैसला दिया। इसके खिलाफ सरकार ने खंडपीठ में अपील दाखिल की। खंडपीठ ने अपील खारिज करते हुए कहा कि सरकार अपने ही कर्मचारियों को न्याय से वंचित रखने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा रही है। अधिकारी निर्णय लेने से बचते हैं और हर विवाद अदालत पर छोड़ देते हैं, जिससे जनता का धन बर्बाद होता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार पहले अखिलेश प्रसाद को 50,000 रुपए दे और 6 महीने में संबंधित अधिकारी से वसूली करे। अबुआ आवास में भ्रष्टाचार का छप्पर फाड़ खेल। पक्के घर का सपना रिश्वत की नींव में धंसा। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना, जो गरीबों के सिर पर पक्का छत देने का सपना दिखाती है, आज उसी योजना की दीवारों में भ्रष्टाचार की दरारें चौड़ी होती दिख रही हैं। संथाल परगना का देवघर जिला इस योजना की सच्चाई बयान कर रहा है, जहां गरीबों से मकान का वादा किया गया लेकिन हुआ कुछ नहीं। देवघर के सारठ प्रखंड के शिमला पंचायत में दर्जनों ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आवास योजना की रकम दिलाने के नाम पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मुखिया प्रतिनिधियों द्वारा हजारों रुपए की उगाही की गई।
शिमला पंचायत की नरेशा बीबी और नूरजहां बताती हैं कि मुखिया की प्रतिनिधि ने वादा किया था कि हमारे कच्चे घर को पक्के में बदल दिया जाएगा, लेकिन पहले कुछ हजार रुपए देने होंगे। ग्रामीणों का दावा है कि पैसे देने के बाद भी ना तो ईंट आई, ना नींव खुदी और ना ही सपना साकार हुआ। बस झूठ के कागजों पर उनके नाम लिखे रह गए। सारठ प्रखंड की मुन्नी बीबी और केली बीबी की कहानी तो और भी दर्दनाक है। दोनों विधवा हैं, घर में कोई पुरुष नहीं है। वे कहती हैं, रात को डर लगता है, कच्ची दीवारें झड़ती हैं। कई बार कच्चे घर में महिलाओं की सुरक्षा भी मुसीबत बन जाती है। लेकिन सरकार के नुमाइंदों ने अबुआ आवास के नाम पर सिर्फ भरोसे के महल बनाए हैं। ये समस्या सिर्फ सारठ तक सीमित नहीं है। सोनारा ठाड़ी, सारवा, मार्गो मुंडा और पलाजोरी प्रखंडों में भी ऐसे भ्रष्टाचार की खेल खुलेआम पनप रहे हैं, लेकिन स्थानीय पदाधिकारी की इस पर नजर नहीं जा रही। झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत इस सोच के साथ की थी कि हर गरीब को पक्की छत मिले, कोई भी परिवार मिट्टी के घर में ना रहे, बल्कि ईंट और पक्के घर में ही अपना जीवन गुजारे। लेकिन संथाल परगना की हकीकत इसकी उलट है। यहाँ गरीबी के नाम पर स्थानीय नेताओं ने व्यापार खड़ा कर लिया है। कुछ स्थानीय रसूखदार लोग गरीबों से सुविधा शुल्क के नाम पर लूट चला रहे हैं, जो झारखंड की सामाजिक आत्मा पर एक कलंक के समान है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।